Good afternoon friends, myself Jansar Kishore. Today I will teach in standard 11 the main book Hornbill, chapter number 5. The name of the chapter, The Ailing Planet, the Green Movement's Role. So in the last video I have completed page number 45, and on page number 46 I have completed one paragraph. So now let's go ahead. There can be no doubt that the growth of the world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसका जो ग्रोथ है, वो जो जिस तरह से वो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये सबसे मेन रीज़न है। ये ग्लोबल ये जो इफ़ेक्ट हो रही है, यानी ये जो अभी डे बाय डे ये एनवायरनमेंट में जो इफ़ेक्ट हो रही है, डे बाय डे फॉरेस्ट कट हो रहे हैं, ग्रासलैंड कम हो रही है, क्रॉपलैंड कम हो रही है, तो उसका मेन रीज़न है पॉपुलेशन। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ते जाएंगे तो उनको रहने के लिए, काम करने के लिए ये जगह चाहिए ना। जगह नहीं है तो क्या करेंगे, जो फॉरेस्ट है उसको कट कर रहे, क्रॉप लैंड है उसको क्या करें, वहाँ पर बिल्डिंग बना रहे, कॉमर्शियल या रेसिडेंशियल इंडस्ट्री बन रही है। तो इस तरह से जो क्रॉपलैंड है, फॉरेस्ट है, जो ग्रासलैंड है, वो डे बाय डे क्या हो रही है, कम रहे। तो उसका मेन रीज़न है पॉपुलेशन जो हो रही है, उसकी वजह मेन जो रीज़न है वो पॉपुलेशन है। इट टुक मैनकाइंड मोर देन अ मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। तो मैनकाइंड को मिलियन ईयर्स लगे फर्स्ट बिलियन तक पहुँचते, यानी फर्स्ट जो बिलियन पॉपुलेशन हुई उसको मैनकाइंड को 1 मिलियन ईयर्स लगा। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800, यानी इन शॉर्ट 1800 में हमारे पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो 1 बिलियन थी। ओके, बाय द ईयर 1900, यानी 100 ईयर के बाद, यानी जब 1800 में 1 बिलियन थी, सेकंड 100 ईयर में अ सेकंड बिलियन वॉज एडेड। ओके, यानी सेकंड बिलियन, यानी 1800 में 1 बिलियन थी, सेकंड ईयर इन 1900 में 100 ईयर के बाद यानी दूसरी 1 बिलियन एड हो गया, यानी 2 बिलियन हो गई। एंड द 20th सेंचुरी इट एडेड अनदर 3.7 बिलियन, और जो 20th सेंचुरी थी उसमें टोटल 3.7 बिलियन एड हुई। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड 5.7 बिलियन। तो प्रेजेंट की, यानी ये जो बात की है, ये जो रिपोर्ट लिखा है उस टाइम की बात है कि उस टाइम पर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 5.7 बिलियन थी। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1 मिलियन। तो एवरी 4 डे, यानी 4 दिन में एक बार पूरे वर्ल्ड में 1 मिलियन पॉपुलेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है एवरी 4 days। ओके, 1 मिलियन का मीनिंग होता है 10 लाख। तो 4 दिन में पूरे वर्ल्ड में 10 लाख पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, यानी पर डे गिनो तो 2,50,000 2,50,000 पर डे पॉपुलेशन क्या हो रही है, पूरे वर्ल्ड में इंक्रीज हो रही है। और यही मेन रीज़न है, ये जो एनवायरनमेंट को जो इफ़ेक्ट हुई है उसका मेन रीज़न यही है। फर्टिलिटी फॉल्स एंड इनकम्स राइज। फर्टिलिटी फॉल्स, यानी जो फर्टिलिटी वाली जो ज़मीन थी वो धीरे धीरे फॉल्स हो रही है। इनकम राइज, इनकम लोग बढ़ाने का ट्राई कर रहे हैं। एजुकेशन स्प्रेड्स, एजुकेशन स्प्रेड हो गई है। एंड हेल्थ इम्प्रूव, और हेल्थ पहले से ज़्यादा अच्छी हो रही है। थस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कंट्रसेप्टिव। ये जो डेवलपमेंट है वो लग रहा है कि बहुत ही आगे बढ़ रहा है, बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ़ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यू। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है वो भी काम में नहीं आएगा जिस तरह से एट प्रेजेंट जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है
अगर इसी तरह से ये इंक्रीज़ होता रहा तो ये डेवलपमेंट कितना भी कर लो लेकिन कोई काम में आने वाला नहीं है। उसका रीज़न ये है कि पॉपुलेशन की वजह से हर एक चीज़ जितना भी आप ज़्यादा ग्रो करो लेकिन शॉर्टेज ही आपको लगेगी, क्योंकि बोला है कि एवरी 4 डे 1 मिलियन पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में इंक्रीज़ हो रही है। तो इसके हिसाब से गिनो तो इस तरह से अगेन जो दूसरे 10 साल अगर निकल गए तो 10 साल में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी कि एक हालत ऐसी हो जाएगी कि किसी को अर्थ पर खड़े रहने की जगह नहीं रहेगी, ऐसी हालत हो जाएगी। ओके, द रिच गेट रिचर, जो रिच है वो और भी ज़्यादा रिच बनते हैं, एंड द पुअर बी गेट चिल्ड्रन विथ विच कंडम्स देम टू रिमेन पुअर। और जो पुअर है तो वो पुअर ही रहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो पुअर लोग हैं उनके बच्चे ज़्यादा होते हैं और वो लोग पुअर के पुअर रहते हैं। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, ठीक, क्योंकि उनका टारगेट क्या होता है कि वो बच्चे इसलिए ज़्यादा रखते हैं कि वो सोचते हैं कि अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा काम होगा तो ज़्यादा क्या होगी, इनकम होगी। तो लेकिन रियल जो राइटर है वो कह रहे हैं मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन्स मोर वर्कर्स, ज़्यादा बच्चे यानी ऐसा मत समझो कि ज़्यादा वर्कर्स हो रहे हैं, मेरली मोर पीपल विदाउट वर्क, क्योंकि काम तो लिमिटेड ही है। तो लोग क्या करते हैं, विदाउट वर्क बैठे रहते। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक अ कैटल एंड अ कंपल्सरली स्टेरिलाइज्ड। तो हमें ऐसा तो नहीं करना है कि ये जो ह्यूमन बींग्स है उसको हमें कैटल की तरह ट्रीट करेंगे। अगर इसी तरह से पॉपुलेशन बढ़ती रही तो जैसे इंसान ही इतने हैं तो हमें सब काम, जैसे कि आज जो कैटल काम करते हैं उसका भी काम इंसान को ही करना पड़ेगा। इंसान की पॉपुलेशन बढ़ती रही तो एक दिन ये होगा कि इंसान को एक कैटल की तरह ट्रीट किया जाएगा। ओके, बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलेंटरीली फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स ऑफ को एडिशन। तो ये जो फैमिली प्लानिंग के बारे में सबको बताना पड़ेगा, उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ओके, यानी हर एक जो फैमिली है, पेरेंट्स है, तो उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए। गवर्नमेंट को भी इसमें कुछ इस तरह से बोलना चाहिए, उस तरह से उनको कुछ इंसेंटिव देना चाहिए कि जिसकी वजह से ये जो लोग फैमिली प्लानिंग करें, कम चिल्ड्रन पैदा करें, और जिसकी वजह से ये हर एक लोग इस तरह से होगा तो ये जो पॉपुलेशन है जो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है वो थोड़ा रिड्यूस होए, कि जिसकी वजह से हर एक की जो ख्वाहिशें है वो कंप्लीट हो सके। द चॉइस इज़ रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। जो मेन हमें करना क्या है, हमारी एक ही चॉइस होनी चाहिए कि पॉपुलेशन कंट्रोल करो, एंड परपेट्यूशंस ऑफ पॉवर्टी, और पॉवर्टी को हटाओ। अगर पॉपुलेशन कम होगी तो डेफिनेटली पॉवर्टी कम होगी। उसका रीज़न क्या है कि राइट नाउ वाई वी आर फेसिंग द पॉवर्टी, तो बिकॉज मोर पॉपुलेशन एंड लेस वर्क। ओके, पॉपुलेशन ज़्यादा है और काम क्या है, कम है। लेकिन अगर पॉपुलेशन कंट्रोल हुई, पॉपुलेशन कम हुई, तो डेफिनेटली हर एक को काम मिलेगा, और हर एक को काम मिलेगा, हर एक लोग काम करेंगे तो पॉवर्टी डेफिनेटली नहीं रहेगी। जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में यहाँ के बहुत से लोग फॉरेन जाते हैं, उसका रीज़न क्या है कि फॉरेन में पॉपुलेशन कम है। ओके, दे नीड द मैन पावर एंड दे डोंट हैव टू मच मैन पावर, एंड दैट्स वाई द मैनी अदर कंट्रीज़ जो पीपल आते हैं उनको भी वहाँ पर इजीली काम मिल जाता है। वो लोग काम करते, अच्छा कमाते और अपनी लाइफ जो इजीली क्या करते, बिताते हैं। ओके, तो उसका मेन रीज़न है कि वहाँ पर ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत है, मानव की ज़रूरत है, मैन पावर की ज़रूरत, लेकिन मैन पावर वहाँ पर कम है। अपने यहाँ इससे उल्टा है कि अपने यहाँ मैन पावर ज़्यादा है, काम नहीं है। वहाँ पर काम ज़्यादा है लेकिन मैन पावर नहीं है। ओके, तो इसीलिए कई जगह तो कई कंट्री में तो दे आर यूजिंग द रोबोट से बहुत सारा काम वो लोग करवाते हैं, क्योंकि उनके पास ह्यूमन पावर नहीं है। जो मैन पावर चाहिए वो मैन पावर नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ पर कम है। ओके, तो अपने इंडिया में पॉपुलेशन की वजह से अपना जो इंडिया है वो डे बाय डे पीछे हो रहा है। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई तो काम तो है ही, लेकिन जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है इस तरह से काम इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। ओके, तो
पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो डेफिनेटली ये जो एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे जो प्रॉब्लम जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, ओके, दूसरी बहुत सारे जो प्रॉब्लम है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे अगर ये एक मेन प्रॉब्लम जैसे पॉपुलेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो। उसके बाद बात की है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। तो ये बात है, समझ लो दिस इज़ ये 1994 की बात है, ओके, राइट नाउ 2020 इज गोइंग ऑन। तो अप्रोक्सीमेट 1994 में 920 मिलियन पॉपुलेशन थी, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। ये जो पॉपुलेशन वो इतनी ज़्यादा है कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका दोनों की पॉपुलेशन को कंबाइन करो तब जाके इतनी पॉपुलेशन होगी, ओके। नो वन फेमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority। तो इंडिया की हालत ऐसी होगी कि अगर ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई तो लोग हंगरनेस की वजह से, भूख की वजह से मर जाएंगे, ओके। एक दिन ऐसा आएगा कि लोगों को खाना नहीं मिलेगा और खाने की वजह से, खाना नहीं मिलने की वजह से वो हंगरने से लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ऐसी हालत इंडिया में क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ऑलरेडी अफ्रीका और साउथ अमेरिका को साथ में करो तो उतनी पॉपुलेशन ऑलरेडी है, ओके। और दूसरा, यहाँ पर काम नहीं है, मैन पावर है लेकिन वर्क नहीं है, ओके। तो जिसकी वजह से यहाँ पर एक दिन ऐसा आएगा कि लोगों को खाना नहीं मिलेगा और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो ये सब नहीं होने देना है, तो हमें ये इंडिया की जो पॉपुलेशन उसको किसी भी तरीके से क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट। तो ये जो ह्यूमन है, ह्यूमन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि लोगों ने खुद के सर्वाइवल के बारे में नहीं सोचते हुए प्लैनेट के बारे में सोचा है। यानी आज तक प्लैनेट के बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं, कभी उसके बारे में कोई मीटिंग नहीं हुई, कभी उसके बारे में किसी ने अपना जो व्यू है, ओपिनियन है, वो किसी ने दिखाया नहीं। लेकिन पहली बार लोग इकट्ठा हुए और उनका मेन जो टारगेट था वो प्लैनेट के बारे में था, ओके। यानी जो एनवायरमेंटल जो डे बाय डे बिगड़ रहा है, यानी जो अर्थ की हालत डे बाय डे बिगड़ रही है, तो ये टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए जो पूरे वर्ल्ड के जो बड़े बड़े नॉलेजेबल पर्सन हैं, जो इकोलॉजिस्ट है, जो एनवायरमेंटलिस्ट है, वो लोग इकट्ठा होकर उन्होंने ये प्लैनेट के बारे में उन्होंने डिस्कस की। वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। तो हमारी जो एग्जिस्टेंस है, तो हमें हमारे एग्जिस्टेंस को होलिस्टिक व्यू से भी क्या करना चाहिए, देख सकते हैं, ओके। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आवर डैमेज, इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। ये जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है डज नॉट नेसेसरी सिग्नल ऑफ डैमेज, ओके। तो ये जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है वो हमें एक सिग्नल दे रहा है, हमारे जो काम हमको नहीं करने थे लेकिन बहुत सारे हमने एटमॉस्फेयर को बिगाड़ने के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। ये हमारे लिए पासपोर्ट है फ्यूचर के लिए, ओके। इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। तो हमें अभी से पता चला कि भाई इस तरह से है, तो हमें किसी न किसी तरह से हालत उसको क्या करनी है, सुधारनी है। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विज़न हैज़ ushered इन द इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक जो न्यू वर्ल्ड, एक न्यू विज़न पूरे वर्ल्ड को आया कि भाई हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। हर एक इंसान अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर उसको समझता है और अर्थ के बारे में अच्छी तरह से सोचता है, उसको प्रोटेक्ट करने का डिसीजन लेता है और उसको
प्रोटेक्ट करने का ऑलवेज ट्राई करता है। अगर इस तरह से ये चला तो डेफिनेटली कुछ सालों में ये जो अभी एट प्रेजेंट जो हालत है उससे हम कुछ न कुछ हमारा अच्छा हो सकता है। लेकिन मेन जो है जो पॉपुलेशन उसको क्या करनी है, कंट्रोल करनी है। इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू एन इकोलॉजिकल व्यू सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटरग्रेटेड होल रेदर देन अ डिसोशिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। तो ये जो एक होलिस्टिक व्यू से देखो या लॉजिकल व्यू से देखो, ये पूरा जो वर्ल्ड है वो एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर कोई एक जगह यानी कुछ भी चीज़ होता है उसकी इफ़ेक्ट ऑटोमेटिकली दूसरी जगह होती है। तो हमें ये पूरा जो वर्ल्ड अलग अलग जो कंट्री, ये नहीं सोचना है कि ये कंट्री अलग है ये कंट्री अलग है, लेकिन ओवरऑल ये प्लेनेट एक ही है और उसकी एक जगह अगर कोई बैड इफ़ेक्ट हुई तो भुगतना सबको पड़ता है। तो हमें ये पूरा वर्ल्ड एक है ये सोचकर हमें जितना हो सकता है उतना हमें क्या करना है, ये अर्थ को प्रोटेक्ट करने का ट्राई करना है। इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन द न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इंडस्ट्री, तो ये जो अभी न्यू एरा है उसमें इंडस्ट्री एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रही है। What a transformation would be effected if more businessmen share a view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Swallard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. He said, "Our continued existence as a leading manufacturers require that वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। तो बड़े बड़े जो अलग अलग कंपनी के बिजनेसमैन हैं, चेयरमैन हैं, जैसे यहाँ पर दो एग्जांपल दे के मिस्टर एडगर एस वॉलर्स, तो 5 ईयर पहले उन्होंने डिक्लेयर किया अपनी कंपनी के वो एक चीफ एनवायरमेंटलिस्ट ऑफिसर है, यानी उनको किसी भी हालत से एनवायरनमेंट को क्या करना है, बचाना है। तो ऐसे अलग अलग जो बड़े बड़े लोग हैं जो कंपनी चलाते हैं या बिज़नेस चलाते हैं और जो मेन रोल परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो लोग इस तरह से चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर बन जाएंगे तो वो लोग ट्राई करेंगे कि भी खुद भी जो अपने जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करें और दूसरे जो लोग हैं वो भी इस तरह से एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने से रोके। तो इस तरह से काम होगा तो हमें उसका क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो मिस्टर एडगर है और उन्होंने ये खुद को चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर कहकर जितना हो सकता है उसका जो मैन्युफैक्चर जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर एनवायरनमेंट को जितना अच्छा कर सके उतना उन्होंने ट्राई किया। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय द मार्गरेट दैचर ड्यूरिंग द years of her prime ministership, none has passed too decisively into the current coin of English usage as her felicitous world. No generation has freehold on this earth. तो जो स्टेट्समैन है यानी राजनेता है बाय द मार्गरेट दैचर ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द प्राइम मिनिस्टरशिप, जब वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर थे मार्गरेट, तो उस टाइम पर तो उन्होंने कहा नन हैज़ पास्ड टू डिसिवली इनटू द करंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूसेज इन हर फैसिलिटेड वर्ल्ड। नो जनरेशन हैज़ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। कोई भी जनरेशन फ्री होल्ड नहीं है, यानी हर एक जो जनरेशन न्यू जनरेशन आएगी उसके लिए भी ये अर्थ को उसको एक लिमिटेड तरीके, उसकी जो रिसोर्सेज है उसको एक लिमिटेड तरीके से यूज़ करना है। वो यहाँ पर एक एज अ ट्रस्टी ही रहना है, उसको ये खुद की मालिकी नहीं ये समझ कर ही, यानी किसी और की चीज़ है। ओके, हम जैसे कोई किसी और की चीज़ लेकर आते हैं तो हम कितना संभालते हैं, तो इसी तरह से ये जो पूरा अर्थ है वो हमें किसी ने दिया है थोड़े टाइम के लिए। ओके, वी आर बोरोवर, सो वी हैव टू मेंटेन दिस थिंग। किसी की चीज़ हम लेकर आते हैं तो कितना अच्छी तरह से संभालते हैं। ओके, तो उसका यूज़ भी हम बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। तो सेम थिंग अगर सब लोग ये जो अर्थ है, अर्थ को भी सोच ले कि भाई ये किसी ने दी हुई कोई चीज़ है, हमें उसको अच्छी तरह से संभालना है, अच्छी तरह से यूज़ करना है। अगर इस तरह से सोच ले तो ये जो अर्थ है वो बहुत ही अच्छी हो सकती है। ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी
with a full repairing lease. In the words of मिस्टर लेस्टर ब्राउन, जो मिस्टर लेस्टर ब्राउन के जो वर्ड है वो ये है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स। तो हमारे जो फोर फादर थे तो उनसे हमें ये जो अर्थ है वो इनहेरिटेड, हमको वारसे में मिली नहीं है, यानी हमारी नहीं है। हमारे फोर फादर की तरफ से ये जो लैंड है वो हमें इनहेरिटेज में मिली नहीं है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। तो हमने ये जो ज़मीन है हमने बोरो की है, किसके लिए? फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों के लिए। यानी हमें ये जो लैंड है वो इनहेरिटेज में मिली नहीं है, हमने ओनली बोरो की है अपने बच्चों के लिए। यानी हमें इसको संभाल कर यूज़ कर ये जो चीज़ है वो हमें अपने जो सक्सेसर है या अपनी जो न्यू जनरेशन है उसको वही चीज़ हमें क्या करनी है? लौटानी है। ओके, तो वो अच्छी चीज़ लौटानी है। जिस तरह से बोरो किया था वह सेम कंडीशन में उनको क्या करनी है? चीज़ वापस देनी है, हमको उसको बिगाड़ना नहीं है। ओके, तो यहाँ तक ये लेसन क्या होता है? कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से लेसन पता चल गया होगा। इसमें मेन जो पॉइंट है हमें यही बताया है कि ये जो एनवायरमेंटल जो डे बाय डे बिगड़ रहा है उसका जो मेन रीज़न है वो पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन अगर कंट्रोल हो गया तो ये सब जो प्रॉब्लम है कि जो पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, दूसरे बहुत सारे जैसे कि ये फॉरेस्ट कट हो रहे हैं, ग्रास लैंड कम हो रही है, क्रॉप लैंड कम हो रही है, तो उसका मेन रीज़न है पॉपुलेशन। क्योंकि पॉपुलेशन जिस तरह से इंक्रीज़ हो रही है इस तरह से इंक्रीज होती रही तो डेफिनेटली फॉरेस्ट भी कट होते रहेंगे, जो क्रॉपलैंड है वो भी कम रिड्यूस होता जाएगा, जो क्रॉपलैंड है या जो ग्रास लैंड है दोनों जो है वो डे बाय डे रिड्यूस होते रहेंगे। ओके, चलो ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू सम क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द डाइजेस्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, लोकेट द लाइन्स इन द टेक्स्ट दैट सपोर्ट द टाइटल द एलिंग प्लैनेट। तो ये लाइन को आप क्या करो? लोकेट करो, जो बता रहे हैं कि ये जो हमारा प्लैनेट है वो एलिंग प्लैनेट है। ओके, यानी हमारा जो प्लैनेट है वो डे बाय डे बिगड़ रहा है। ओके, तो दिस लाइन दैट सपोर्ट द टाइटल ऑफ द चैप्टर, ये जो लाइन है ये हमारा जो चैप्टर है इसका टाइटल द एलिंग प्लैनेट। ओके, तो द लाइन दैट सपोर्ट द टाइटल ऑफ द चैप्टर आर गिवन बिलो। फर्स्ट, द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इस डिक्लाइनिंग हेल्थ। तो अर्थ को अगर साइन मानो कि एक पेशेंट है तो उसकी हालत डे बाय डे क्या हो रही है? बिगड़ रही है। अर्थ को अगर एक ह्यूमन बींग्स मानते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अर्थ अगर एक पेशेंट है, एक ह्यूमन बींग्स है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये एक पेशेंट है और उसकी हालत डे बाय डे क्या हो रही है? बिगड़ रही है। दूसरा सेंटेंस ये है कि आर वी टू लिव अवर सक्सेसर्स अ स्कॉर्च्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स impoverished लैंडस्केप एंड एलिंग एनवायरनमेंट। तो हमारे जो सक्सेसर्स है उसके लिए हम ये स्कॉर्चिंग प्लानट यानी बहुत ही ज़्यादा हीट होने वाला ऐसा प्लानट, फिर एडवांसिंग डेजर्ट कि जहाँ पर डेजर्ट डे बाय डे आगे बढ़ रहा है। ओके, तो एडवांसिंग डेजर्ट वाली प्लेस, स्कॉर्चिंग प्लानट, इम्पोवरिश्ड लैंडस्केप एंड द एलिंग एनवायरनमेंट, ये हम क्या कर रहे हैं? अपने सक्सेसर को ये देने जाएंगे। यानी हमारे पास अभी जो है उसकी हालत, ये प्लैनेट की हालत ऐसी है, तो यही प्लैनेट हम क्या करेंगे? अपने सक्सेसर को क्या करेंगे? देंगे। सक्सेसर यानी अपने नेक्स्ट जनरेशन, यानी हमारे जो आने वाली है वो नेक्स्ट जनरेशन को हम यही चीज़ क्या करेंगे? देंगे। तीसरा है, द एनवायरनमेंट हैज़ डिटोरिएटेड सो बैडली दैट इट इज़ क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रहा है, उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो रही है। ये किसी एक ने नहीं लेकिन 88 कंट्रीज़ ने इन्वेस्टिगेट करके ये बताया है। यानी हमारा जो एनवायरनमेंट है उसकी हालत डे बाय डे बिगड़ रही है, तो हमें उसको क्या करना है? तो अच्छे तरीके से उसको सुधारना है। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट द केज इन द जू एट
लुसाका जोम्बिया सिग्निफाइड। तो वर्ल्ड में वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, ये जो एक वर्ड है वो क्या नोटिस कर रहा है कि जो एक जू है जो लुसाका है जोम्बिया, वहाँ पर एक ऐसा वर्ड था कि द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। तो ये क्या सिग्निफाइड कर रहा है? तो द नोटिस सिग्निफाइज दैट देर इज़ अ डेप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिटोरिएशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये जो वर्ड है वो हमें जो रिसोर्सेज है डे बाय डे हम क्या कर रहे हैं उसको बिगाड़ रहे हैं, एनवायरनमेंट डे बाय डे बिगड़ रहा है। मैन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड हिज ऑन सर्वाइवल ही इज़ थ्रेटन। तो इंसान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसकी जो सर्वाइवल है, यानी अभी वो जो जिंदा है वो अभी जो सर्वाइव कर रहा है वो भी खतरे में है। अभी इंसान की जो सर्वाइवल है वो भी क्या हो गई है, खतरे में आ गई है। क्योंकि आपको देखता होगा कि अभी बहुत ज़्यादा जैसे अर्थक्वेक होते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है और किसी न किसी तरीके से जो ह्यूमन बींग्स है उसकी संख्या कम होने के लिए ये सब अलग अलग क्या हो रहा है, जो एनवायरनमेंट है यानी जो नेचर है, जो कुदरत है, वो किसी न किसी तरीके से ये अर्थ से ये जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है उसको कम करने का जैसे ट्राई कर रही है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डिप्लेटेड? तो देर आर 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ। द systems are fishing, forest, grasslands and croplands. However, due to the increasing demand of human beings to such an unsustainable extent, the productivity of these system is being hampered. तो ये जो 4 चीज़ है जिसमें फिशरिंग है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, क्रॉपलैंड है, जो ह्यूमन बींग्स है उसकी डिमांड डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है कि जिसकी इफ़ेक्ट इसकी प्रोडक्टिविटी पर हो रही है। ये जो प्रोडक्टिविटी जो पहले थी वो डे बाय डे बिगड़ रही है। द एक्सेसिव डिमांड रिजल्ट्स एंड डिटोरिएशन एंड डिप्लेशन ऑफ दिस रिसोर्सेज। तो इंसान की जो डिमांड है बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव है, बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और ज़्यादा डिमांड की वजह से जो रिसोर्सेस है वो धीरे धीरे कम हो रही है और वो ज़्यादा वेस्ट हो रही है। देखिए, एक तो रिसोर्सेज कम हो रही है, दूसरा उससे पोल्यूशन भी ज़्यादा आ रहा है। ठीक, जैसे कि जनरल एग्जांपल दे कि भाई पेट्रोल डीजल, ओके, ऐसे व्हीकल्स हम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए। तो एक तो ज़्यादा यूज़ करने की वजह से उसका जो स्टॉक है वो डे बाय डे कम हो रहा है। दूसरा, वो ज़्यादा यूज़ करने की वजह से जो एनवायरनमेंट है वो बिगड़ रहा है। ज़्यादा यूज़ करने से उस जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है। तो जिसकी वजह से एक तो जो स्टॉक है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ रहेगा नहीं, एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, ये ज़्यादा यूज़ करने की वजह से जो पूरा एनवायरनमेंट है उसको क्या कर रहा है, वो बिगाड़ रहा है। तो ये दोनों तरफ से हमें क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। स्टॉक भी खाली हो रहा है, दूसरा पोल्यूशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमें हर एक चीज़ को लिमिटेड यानी बहुत ही संभाल कर यूज़ करना चाहिए। तो दोनों फ़ायदे हैं, एक तो अगर आप कम ये पेट्रोलियम में जैसे कम यूज़ करोगे तो उसका स्टॉक है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। दूसरा, जो ज़्यादा यूज़ करने से ये जो पोल्यूशन बढ़ रहा है वो जो पोल्यूशन है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों तरीके से हमको क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो द कंट्री वेयर प्रोटीन इज कंज्यूम्ड ऑन अ लार्ज स्केल ओवर फिशिंग इज़ कॉमन। ज़्यादा फिशिंग, ओवर फिशिंग यानी जितनी करनी उससे ज़्यादा करेंगे, विच लीड्स टू द कोलैप्स ऑफ फिशरिंग। इससे क्या होगा, जो कोलैप्सिंग हो जाएगा फिशरिंग, ये फिशरिंग इन दैट एरिया। तो वो जो एरिया में जहाँ फिश है वो फिशिंग का बिजनेस क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सब फिश क्या हो जाएगी, ले लेंगे, मार देंगे। ग्रासलैंड हैव बीन टर्नड इनटू डेजर्ट, ग्रासलैंड वो भी डेजर्ट हो गया। एंड प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप इज डिक्रीज, जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्शन है क्रॉप का वो कम हो रहा है। द फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉइंग इन द लार्ज प्रोपोर्शन टू ऑब्टेन फायरवुड, लोग जंगल को ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं क्योंकि उसको फायरवुड चाहिए। डेप्लेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वो भी कम हो रहे हैं।
हैज़ ऑल्सो लेड टू द एक्सटेंशन ऑफ सेवरल स्पेसिस, जिसकी वजह से बहुत सारी जो स्पेसिस है उसको रहने के लिए प्रॉब्लम हो गया है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर और लेसन पता चला होगा। उसके बाद आपको PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।